अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अब्दुल गफ़ार लोरानी, फाउंडर शहीद अब्दुल सलाम लोरानी एजुकेशनल सोसाइटी। मेरा ये यूट्यूब पे नया चैनल है और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जिसमें हम सिविल प्रोसीजर कोड डिस्कस करेंगे। सिविल प्रोसीजर कोड में जब भी हम कोई सूट कोर्ट में दाखिल करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक, हम आर्डर 7 रूल 1 में प्लेंट के थ्रू सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, और सेकंड जो वे है वो समरी ट्रायल्स, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के तहत होता है आर्डर 37 में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्डर 7 रूल 1, और उसके साथ साथ हम सीखेंगे हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लेंट। आर्डर 7 रूल 1 में पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट बताए गए हैं। आर्डर 7 रूल 1 CPC, इसमें हमें पर्टिकुलर ऑफ प्लेंट्स बताए गए हैं कि जब हम प्लेंट कोर्ट में इंस्टीट्यूट करते हैं तो उसमें कौन कौन से पर्टिकुलर्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पर्टिकुलर नंबर 1 है उसमें हमें नेम ऑफ कोर्ट बताया गया है। तो हम जब प्लेन ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं इन द कोर्ट ऑफ, अब आप कोर्ट का नेम लिखेंगे, इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट सिविल जज और जुडिशल मैजिस्ट्रेट, या सेकंड सिविल जज, जुडिशल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट सीनियर सिविल जज, वट एवर जो भी है। उसके बाद हम अपना सिटी नेम लिखते हैं जहाँ पे वो कोर्ट लोकेटेड है। ठीक है। उसके बाद ये जो FC सूट नंबर है, इसमें F ज़ाहिर करता है फर्स्ट फर्स्ट क्लास सूट नंबर, सेकंड क्लास सूट नंबर होता है, थर्ड क्लास सूट नंबर भी होता है। ये सूट की कैटेगरीज़ हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। नंबर जो लोकेट होता है वो कोड करती है एज़ पर द ईयर। फर्स्ट क्लास सूट नंबर 1 ऑफ 2020। तो इसमें हम नोट करेंगे ये जो नंबर लोकेट करने का इख्तियार होता है ये कोर्ट को होता है, वो ईयरली अपने रजिस्टर्स मेंटेन करती है। उसका ज़िक्र आर्डर 4 CPC में किया गया है, तो ये अलग बात है। ये कोर्ट जो है उसका इख्तियार है, उसके ज़िम्मे में आता है। उसके बाद हम नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल ABC, सन ऑफ CBA। ठीक है। उसके बाद हम इसका रिलीजन लिखते हैं कि भाई ये मुस्लिम है, हिंदू है, वॉट एवर उसका रिलीजन। एंड देन वो एडल्ट है या माइनर है वो स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर एडल्ट होगा तो एडल्ट लिखेंगे, अगर माइनर होगा तो वो आगे हम डिस्कस करते हैं। और बाय कास्ट, व्हाट इज़ हिज फैमिली नेम और कास्ट। और उसके बाद हम प्लेस ऑफ रेजिडेंट, तो रेजिडेंट ऑफ फला फला, जो भी जगह वो रहता है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और कंप्लीट वे में स्ट्रीट नंबर से लेकर तहसील और डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। उसके बाद वर्सेस, ये हो गया हमारा प्लेंटिफ, और अब आएगा डिफेंडेंट। तो हम डिफेंडेंट का भी यहाँ पे नेम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ हमारा डिफेंडेंट है, और ये सन ऑफ ZYX, और इसका रिलीजन जो है वो A है, और ये जो है एडल्ट है या माइनर है तो वो स्टेटमेंट टू दैट इफ़ेक्ट। और उसके बाद हम इसकी कॉस्ट लिखेंगे कि इसकी जो कॉस्ट है वो ये है। और देन रेजिडेंट ऑफ, अच्छा ये जो डिफेंडेंट की रेजिडेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज़ हम इसकी रेजिडेंसी लिखते हैं ताकि दे कैन बी असर्टेन, और इनको जो नोटिस जाता है आफ्टर द फाइलिंग ऑफ प्लेन, एडमिशन ऑफ प्लेन, वो ताकि ये जो है असर्टेन हो सके। अच्छा, तो अब हमारे यहाँ हो गई एक चीज़ तो नेम ऑफ द कोर्ट, दूसरा नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिफ, और नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ डिफेंडेंट। और जो फोर्थ पर्टिकुलर हमारा हो गया, इफ़ द पर्सन
और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज़ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या इंसेंट अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। तो ये हमारे हो गए पर्टिकुलर्स 4। अब आएंगे हम फिफ्थ पर्टिकुलर पे। अब फिफ्थ पर्टिकुलर से पहले हम ड्राफ्टिंग की तरफ चलें तो हम ये बताएंगे कि सूट फॉर किन चीज़ों के लिए सूट है। डिक्लेरेशन, यानी कि सूट में हमें डिक्लेरेशन लेनी है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ है जो जिसकी टाइटल में जो है वो कुछ डाउट है, एम्बिगिटी है, तो हम डिक्लेरेशन लेंगे कि ये चीज़ हमसे बिलोंग करती है। और ये पोजेशन के लिए भी है, यानी कि ये जो प्लेंटिफ है उसकी चीज़ है, वो ओनर है और उसकी पोजेशन जो है अब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्लेंटिफ के पास नहीं है, तो ये पोजेशन के लिए भी सूट फाइल कर रहा है और प्लस में परमानेंट इंजेक्शन के लिए भी सूट फाइल कर रहा है। परमानेंट इंजेक्शन यानी कि इंजेक्शन कहते हैं हम किसी चीज़ से रोकना कि ये मत करो, या इंजेक्शन इस सेंस में भी होती है कि ये चीज़ करो, ये कोड डायरेक्शन करती है इंजेक्शंस, ये एक अलग से टॉपिक है। अंडर आर्डर 7 रूल 1 तो हमें तीन चीज़ें चाहिए, डिक्लेरेशन, पोजेशन और परमानेंट इंजेक्शन। उसके बाद हमारा जो आते हैं 7 रूल 1 पर्टिकुलर्स ऑफ प्लांट की तरफ, तो हमारा जो फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर पे कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन और ये कब हुआ, तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है क्लियर दैट द प्लेंटिफ इज रेजिडिंग एट द अबव एड्रेस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड सूट प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड एट। तो ये हम सूट प्रॉपर्टी की भी लोकेशन लिखते हैं, मेंशन करते हैं, ताकि हम पता चले सके कि इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। तो ये चीज़ें हम असरटेन करने के लिए जो सूट प्रॉपर्टी है, या इसे सिंपली हम सब्जेक्ट मैटर भी कहते हैं, तो वो कहाँ पे सिचुएट करता है, आया कि वो इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है या नहीं है। तो ये जो कंप्लीट कॉज ऑफ एक्शन होता है और कंप्लीट फैक्ट्स ऑफ द केस होती हैं, ये हमें सारी एक स्टोरी की सूरत में बयान करनी होती है हमारी प्लेंट में। तो ये हो गया हमारा कॉज ऑफ एक्शन। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारा 6 पर्टिकुलर आता है वो ये है, 6 पर्टिकुलर में है कि द फैक्ट शोइंग दैट कोर्ट हैज़ अ जुरिस्डिक्शन। अब ये जब हम फैक्ट्स लिखेंगे और कॉज ऑफ एक्शन लिखेंगे कि भाई ये कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे हुआ, सूट प्रॉपर्टी कहाँ पे है, सब्जेक्ट मैटर कहाँ पे है, तो हमें पता चल जाएगा कि वेदर इट इज़ इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट और नॉट। तो ये 6 पर्टिकुलर जो प्लेंट का है आर्डर 7 रूल 1 में, इट इज़ मैंशन दैट द फैक्ट्स शोइंग दैट द कोर्ट हैज़ अ जुरिस्डिक्शन। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट है रिलीफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ प्रेज। ये प्रे जो लफ्ज़ है इसे हम सिंपल में कहते हैं कि ये है प्रेयर और प्रेयर। ठीक है, तो ये जो हमारा 7th नंबर है पर्टिकुलर ऑफ प्लेंट में, ये रिलीफ के बारे में। ठीक है, तो प्लेंटिफ जो रिलीफ मांग रहा है कोर्ट से, वो रिलीफ लिखेगा अपना ABC। हमने देखा कि हमने प्लेंट क्यों फाइल की थी, एक डिक्लेरेशन के लिए, पोजेशन के लिए और परमानेंट इंजेक्शन के लिए। तो यही प्लेंटिफ के रिलीफ होते हैं। और उसके बाद एनी अदर रिलीफ दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम्स फिट एंड प्रॉपर मे बी अवार्डेड टू द प्लेंटिफ। ये भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं, और कोर्ट को जो ठीक लगेगा, ये रिलीफ तो हमें, अगर हम हमारा हक बनता है तो ये कोर्ट हमें अवार्ड करेगी। उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल रिलीफ कोर्ट की नज़र में जिसके हम हकदार हैं, प्लेंटिफ हकदार है, तो वो भी कोर्ट अवार्ड करती है। और ये जो हमारा एडवोकेट फॉर प्लेंटिफ, तो यहाँ पे एडवोकेट अपनी साइन करता है, एडवोकेट ABC। क्लियर? तो ये हमारा सारा प्लेंट का प्रोसीजर हमने सीखा कि फ्रॉम नेम ऑफ कोर्ट, डिफेंडेंट्स के नेम, डिस्क्रिप्शन, रेजिडेंस वगैरह वगैरह, कॉज ऑफ एक्शन और द कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है या नहीं, ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं हम लिखते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, फैक्ट्स में हम चीज़ शो करेंगे। यहाँ पे जो हम ये फैक्ट्स लिखते हैं ना, इस फैक्ट्स में अगर प्लेंटिफ चाहता है कि मैं कुछ पार्ट ऑफ द क्लेम
ये सारा क्या है, क्लेम है। और इसका पार्ट मैं रेलिंक्विश करूँ यानी कि छोड़ दूँ, तो वो रेलिंक्विश कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेंटिफ कह रहा है कि मेरे 1 लाख और 10,000 जो है वो डिफेंडेंट के पास है। अब ये जो 10,000 है, प्लेंटिफ ने क्या किया, ये 10,000 है ये रेलिंक्विश कर दी है, ठीक है। एक बार ये रेलिंक्विश हो गया ना, तो फिर प्लेंटिफ इसे क्लेम नहीं कर सकता। तो भाई ये बस रेलिंक्विश हो गया, अब ये आगे 1 लाख ही क्लेम कर सकता है। ये पार्ट हमारा जो हो गया वो रेलिंक्विश हो गया। और उसके बाद जो होता है, कोर्ट फीस की भी बात आती है हमारे यहाँ पे। ये ग्राउंड हम लेते हैं कि डिक्लेरेशन की फ़ीस जो है वो फिक्स्ड है, जो भी फिक्स्ड है वॉटेवर वो हमने पे की है। पोजीशन की फ़ी ब्ला ब्ला ये फ़िक्स है, और परमानेंट इंजेक्शन के लिए कोर्ट फ़ी ये फ़िक्स है। ये सारी फ़ीसेस हमने कोर्ट में पे की है, तो ये स्टेटमेंट हमें देनी पड़ती है। क्योंकि हम अगर फ़ीस जो है वो नहीं करते ना पे, तो हमारी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। ये कोर्ट के इख्तियार में है, आर्टिकल 7 रूल 11 में होती है, वो एक अलग से टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। और अगर काज ऑफ एक्शन ले करता है फिर भी हमारी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। और अल्टीमेटली ये जब प्लेंट रिजेक्ट होती है ना, तो ये सूट डिक्री होता है डिफेंडेंट के फेवर में। और जब प्लेंट एडमिट होती है तो डिफेंडेंट के हाँ नोटिस जाते हैं, जारी किए जाते हैं कि वो कोर्ट में आकर उनके लिए रिटन स्टेटमेंट जो है वो पेश करें। अच्छा, ये हमारा सारा प्लेंट का प्रोसीजर और जो पर्टिकुलर ऑफ प्लेंट आर्टिकल 7 रूल 1 में दिए गए हैं वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद एक एडिशनल चीज़ ये जो प्रैक्टिस में हमें काम आती है, और जो लर्नर्स हैं स्पेशली ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, तो ये वेरिफिकेशन आती है। वेरिफिकेशन में ये जो प्लेंटिफ होता है आई, उसका प्लेंटिफ का नेम, उस सन ऑफ किसका, उसका फादर नेम, और रिलीजन यहाँ पे उसकी हो जाएगी एज, जैसे कि वो एडल्ट है या माइनर है, और बाय कास्ट कौन है, रेजिडेंस वगैरह वगैरह ये सारा। ये एक वेरिफिकेशन है, वी कैन से इट एज एन एफिडेविट और ओथ। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डू हैव आई स्टेट ऑन ओथ ऑन दिस डे, और डे भी लिखेगा कौन सा डे, वो डे जिस डे को वो प्लेंट फाइल कर रहा है, दिस डे ऑफ, यहाँ पे मंथ लिखेगा, ईयर भी लिखेगा, और वट एवर स्टेटेड अबव इज़ ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। तो ये सारी चीज़ें वो लिखेगा, और फाइनली ये जो है वहाँ पे ये साइन करेगा, कौन, जो प्लेंटिफ होगा यहाँ पे साइन करेगा। उसको डिपोनेंट कहते हैं क्योंकि ये ओथ है ना, इसीलिए उसका नाम चेंज हो गया। और यहाँ पे एडवोकेट की सिग्नेचर होगी। अच्छा, प्लेंट के साथ साथ हम डॉक्यूमेंट्स भी फ़ाइल करते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने फ़ाइल किए हुए हैं वो यहाँ पे लिस्ट बना के लिखेंगे कि ये ओरिजिनल कापी है या फ़ोटो स्टेट कापी है, और किस चीज़ की है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिन पे हम रिलाई करते हैं, और उसके बाद जो रिलाई करते हैं वो अलग से यहाँ पे अक्सर यही होता है, डॉक्यूमेंट्स फाइल और रिलाई भी हम उन्हीं पे करते हैं, सेम एज़ प्रोड्यूस। अगर कोई एनी अदर डॉक्यूमेंट फाउंड रिलेवेंट एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द केस, वो भी हम स्टेट में लिख देते हैं, ताकि आगे एविडेंस की स्टेज पे या किसी और स्टेज पे हमें कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए, वो भी हम फाइल कर सकते हैं। उसके लिए भी अलग सा एक जो है ना प्रोसीजर अडाप्ट करते हैं हम। आर्टिकल 13 में वो प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर दिया गया है, ठीक है। ये वकील की स्टेटमेंट होती है, ड्राफ्टेड बाय मी अंडर माय इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्लेंटिफ इन माय ऑफिस वगैरह वगैरह। एंड फाइनली एडवोकेट फॉर द प्लेंटिफ, यहाँ पे एडवोकेट अपनी सिग्नेचर करता है। तो ये सारा हमारा प्रोसीजर हो गया प्लेंट का, कि हम प्लेंट के पर्टिकुलर्स जो हैं वो क्या हैं, और हम इसे कैसे फ़ाइल करते हैं, कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर हमें अब सीख लिया।